आजकल के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के मज़े हैं। आजकल म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को ना बड़े अच्छे आर्टिस्ट, बड़े अच्छे सिंगर्स मिले कि उन्हें अपने साथ शाना बशाना लेके चल रहे हैं। बिकॉज़ हमने जब काम शुरू किया था, उस वक़्त तो हम लोग एल्बम आने के बाद भी ना इनले कार्ड में अपना नाम ढूँढ रहे होते थे कि यार शायद नाम लिखा हो मेरा। What is your take on making a jingle go viral? जितने मेरे जिंगल्स वायरल हुए हैं, उन सब में मेरे पास 100% लिबर्टी थी। राजा उल्फत के पीछे स्टोरी है कि वो पहला ओएसटी है जो मैंने गाया है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि सिराज ने वन गो में जो है ना अप्रूव किया और इस तरह का मुझे वो कोई फीडबैक दिया हो कि अरे वाह शानी भाई कमाल कर दिया। ये मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया। Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome back to yet another episode of Arts 10. Pakistan has always been a country which has been very rich and diverse in terms of its music. We've always been known for the music that we've been creating. Drama OSTs have always been a very significant factor in terms of what we are actually producing. Today we have with us a name which is synonymous to the Pakistani media and drama industry and the music industry, to be specific. He is the man, the myth, the legend, none other than Mr. Shani Arshad. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Kaise Shani bhai? बिल्कुल ठीक ठाक। Thank you so much for joining us on this episode. थैंक यू। It's an honor to have you. माय प्लेजर। So one thing there is known as a fact that music can evoke emotions. आप एक गाना सुनते हो, आप रो भी पड़ते हो, आप एक गाना सुनते हो, आप हंसना शुरू हो जाते हो. You get energetic as well. Music is such a powerful medium. So how do you really channel yourself as to this is your niche, this is what I'm going to be targeting, और उसको किस तरह आप लेके चलते हैं? First I want to know your creative process in between, फिर हम आगे डाइव इन करते हैं. शुरुआत आपने ओएसटी से की है। ओएसटी बनाने का जब टाइम मुझ पे आया, उस वक्त तक मैं इतनी चीज़ें पहले कर चुका था और इतना सीख चुका था। मतलब जो ओएसटी बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल भी वो नहीं है जो जिससे मैंने शुरू किया था। शुरुआत से मैं आना चाहूँगा, फिर आपको बताऊँगा। This is all yours. कि जब मैं म्यूज़िक दूसरे लोगों के लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा था, दूसरे पॉप सिंगर्स थे, इस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि ये गाना सैड है या हैप्पी है, ये किस तरह का गाना है। उस वक्त मेरा सिर्फ एक मकसद होता था कि मैं ऐसा म्यूज़िक प्रोड्यूस करूँ कि इसके बाद मुझे अगला क्लाइंट मिल जाए। मेरा गाना सर्वाइवल मोड. हाँ सर्वाइवल मोड के पे कि मेरा गाना जो है वो अच्छा बजना चाहिए। जो सुने वो बोले यार किसने प्रोड्यूस किया, ये साउंड किसकी है। क्योंकि उसमें मेरा सिर्फ काम इतना होता था कि मैंने म्यूज़िक बैकग्राउंड म्यूज़िक देना होता था। Got it. गाना सोचा हुआ किसी और सिंगर ने होता था कि जी मैं इसमें रो रहा हूँ, मैं इसमें ये हो रहा है। उसमें क्योंकि ऐसा भी होता था कि मैं समटाइम्स दुखी गाना होता था और मैंने मिसाल के तौर पे उन दिनों में एस ऑफ बेस का गाना सुना था, तो मेरा दिल करता था यार वैसा म्यूज़िक हो। तो कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाता था कि यार भाई ये सैड सॉन्ग है, तो मैं खुश क्यों? तो उस वक्त बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ के बारे में मैंने सीखा कि यार हाँ मतलब गाने का तो एक मकसद होता है। गाना सिर्फ म्यूज़िक नहीं होता, इसमें कोई बंदा मैसेज भी कन्वे कर रहा होता है। फिर क्योंकि उस तरह फिर मेरे पास अगर कभी कोई नेशनल सॉन्ग बनने के लिए आया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं हाँ यार ये गाना 14 अगस्त पे चलना है, फलां टीवी चैनल का गाना है और इसमें मुझे इस तरह का म्यूज़िक डालना चाहिए। इस तरह का म्यूज़िक होगा तो शायद मैं लोगों की वो इमोशंस जगा सकूं। बिल्कुल एग्जैक्टली कि इनको क्या चाहिए और जुनून क्या चाहिए, 14 अगस्त चाहिए। को जुनून आए। बिल्कुल। तो तेरे बन के लिए अगर रोना है, सेंटिमेंटल होना है, तो उस तरह रिलेट करेंगे. तो अच्छा उसके बाद गानों के बाद जब मैं कमर्शियल्स में आया, टीवी कमर्शियल में सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ के ऊपर ना बहुत सारा फीडबैक मिलता है। Brands, agencies, मतलब everyone. आज भी मतलब मैं जितना बड़ा म्यूज़िक कंपोजर भी हो जाऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं जब भी कमर्शियल करूँगा वो हो सकता है अगले दिन वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन Okay. वो उस दैट्स अ पार्ट ऑफ दैट जॉब। सही. उसमें कोई मसला नहीं है हमें कि बाकी हाँ मतलब आपको जब तक पसंद नहीं आएगा आप तब तक उसे रिजेक्ट करते रहें, ठीक है। अच्छा उससे मैंने ये बहुत चीज़ सीखी, फीडबैक लेना। क्योंकि अगर देखो कोई नया बंदा जब जॉब कर रहा होता है ना टीवी कमर्शियल, तो वो इतना फीडबैक सह ही नहीं सकता, वो शायद काम छोड़ दे। फ्रस्ट्रेट हो गए. इतना फीडबैक आता है और मतलब आपको सिखाने वाले जो है ना इस इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं।
आपको वो आपको ये वो समझा देते कि आपको म्यूज़िक नहीं आता, म्यूज़िक हमें आता है। तो इसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे मैंने ये चीज़ बहुत सीखी कि फ़ीडबैक किस तरह लेना है, क्या चीज़ रिजेक्ट होगी तो मुझे क्या चीज़ आगे देनी है। तो एग्जैक्टली मैं वो पॉइंट जो है वो मतलब वो मैं उनको एग्जैक्टली वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँ जो वो मुझसे मांग रहे हैं। ये पूरी प्रैक्टिस करने के बाद मैं कहीं ओवरस्टीज करने आया हूँ। ओवरस्टीज जब मैं करने लगा हूँ तो उस वक्त मैं इतना ट्रेंड हो चुका था, मैंने इतनी चीज़ें देख चुका था। ओवरस्टी करते हुए अब ये स्पेशली मेरा जो ध्यान होता है वो स्टोरी पे होता है। मेरे पास जब पूरी एक वन लाइन में पूरी स्टोरी आती है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, वन लाइनर आपके जहन में क्या होता है? वो कि एक लाइन होती है वन लाइनर। एब्सोल्युटली। ड्रामा में जो वन लाइनर होता है ना, वो 4 पेज का होता है सीरियसली? और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसको वन लाइनर कहते हैं। व्हाट? नो, दैट्स अब्सर्ड। कम ऑन। उसमें पूरी स्टोरी होती है। तो मैं वो क्या करता हूँ कि मैं जो हमारे लिरिसिस्ट है, मैंने ज़्यादातर साबिर साहब के साथ काम किया है। मैं साबिर साहब को भेजता हूँ वन लाइनर और उनको कहता हूँ सर ये आप पढ़ें और मुझे समझा दो। और मुझे समझाएं। वो ये जो है ना वो बीड़ा उठाते हैं सारी कहानी पढ़ने का। सही है। इसके बाद वो मुझे एक लाइन में बताते हैं कि भाई ये इसकी कहानी ये है। यानी कि सारा क्रेडिट जाते हैं साबिर साहब। मैं साबिर साहब को क्रेडिट दूंगा इस बात का। तो वहाँ से मुझे पता चल मुझे और मैं उनसे कहता हूँ स्पेशली कि साबिर साहब मुझे बताया गाना सैड बनाना है कि हैप्पी बनाना है। बता दे, बाकी काम मेरा है, असल काम आपने कर दिया अब। तो उनके साथ बैठ के उनसे कहानी समझता हूँ, फिर उसके हिसाब से गाना बनाता हूँ। और समटाइम्स मुझे साबिर साहब भी बता रहे होते हैं कि यार इसको यूँ कर लेते हैं, इसको यूँ कर लेते हैं। आज मैं सारा क्रेडिट ही साबिर साहब को दे रहा हूँ। साबिर साहब, you're one lucky man, I must say. अब ये है कि मतलब ये पूरा गम खुशी समझ के और उस तरह फिर ओएसटी बनता है। सवाल क्या था यार तुम्हारा? कहीं और ले गया बस। सवाल मेरा यही था कि अगर ओएसटी से हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको जगा के रख देता है या रुला भी देता है, और ओएसटीज़ के साथ लिंक करना 26 एपिसोड है आपने लिंक करने एक सिंगल गाने के साथ, और वो माशाल्लाह आपने इतने हिट आगे दिए कि अगला गिनाता रहूँ ना, मेरे एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, मैं गिना नहीं सकूँगा। दैट इज़ द पावर ऑफ दिस मैन, लेट मी रीइटरेट दैट। ठीक है ना? मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। आपने तेरे बिन ओएसटी जो सुना, बिल्कुल। ठीक है, उसमें एक लाइन है ला रा रे रा रे रा रे। बिल्कुल। वो लाइन मैंने ऐसी गाई थी क्योंकि मुझे वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना था उसको। ओके। वो मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करना था और मैंने ऐसी लाइन वो डमी एक गाई हुई थी। वो मैंने जब फर्स्ट टाइम ज़ाहिर है मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को जब एक डेमो बना के सुनाना होता है कि जी ये सुन लें, इसको रिजेक्ट कर दें या अप्रूव कर दें। क्या प्रूव कर रहे हैं? हमें तो नहीं पता है, आप बता दें। वो उस वक्त जो है ना उनको वो लाइन बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने जब इंस्ट्रूमेंट पे वो प्ले भी की थी, मैंने कहा नहीं यार इंस्ट्रूमेंट नहीं, मुझे वही आवाज़ चाहिए। ओके। उसके बाद पता चला जी वो ड्रामे में जो है ना वो इतनी यूज़ हुई है वो लाइन, और पूरा ड्रामा जो है वो रा रा रे से जो है उसी का पूरा हालांकि चल- आप इसका मतलब पूछेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता। रा रा रे का कोई मसला नहीं है। मतलब नहीं है वो। मैंने ऐसे ही क्योंकि मुझे था यार ये फ्लूट पे बजेगा या ये सारंगी पे बजेगा, कुछ इस तरह था मेरा मूड। लेकिन वो रारा रे जो है ना वो रारा रही चल गया आगे। तो लेकिन अब वो ना एक किस्म का मेरा ना स्टाइल बन गया है वो। उसके बाद मैंने कुछ और ऐसे ओएसटीज किए जिसमें मुझे वो शुरू में वो उस तरह का एक वोकल कॉल जो है ना मैं ज़रूर अब रखता हूँ उसके अंदर। वो अचानक से ना वो मेरा एक स्टाइल बन गया है वो। और एक ऐसी चीज़ निकली भी उससे, वो ड्रामे के इमोशंस के साथ उसने हेल्प किया है कि लोग जो है वो मतलब वो खुशी भी होती थी, रोमांटिक सीन भी होता था उसमें भी रारा रे चल रहा होता था, कोई सैड सीन होता था उसमें भी रारा रे चल रहा होता था। तो वो इतना वो आगे समटाइम्स मैं यही कह रहा हूँ, कहने का मेरा मकसद है कि हमको इतने जादूगर लोग नहीं है, कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं। क्रिएटिव विजडम कह लेते हैं इसको। इसी तरह की कोई स्टोरी राज़े उल्फत के बारे में है? हाँ अच्छा, राज़े उल्फत के पीछे है स्टोरी। राज़े उल्फत के पीछे स्टोरी ये है, Itself, that was one of my favorite OSTs as well. राज़े उल्फत के पीछे स्टोरी है कि वो पहला ओएसटी है जो मैंने गाया है। वो- मेरी सिंगिंग वो में पहला सबसे आपका? हाँ, वो हुआ ये था और उसमें मैं लड़ा था। Okay. मैं लड़ा इसलिए था क्योंकि सेवन स्काई के साथ मेरी इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी उस वक्त, अब्दुल्ला भाई और असद भाई के साथ। सिराज के मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, सिराज उल हक जो डायरेक्टर हैं। बिल्कुल। या तो सिराज बेसिकली कासिम अजहर या कासिम अजहर के स्टूडियो में हमारी बैठक लगा करती थी। मैं भी कभी उधर चले जाता था, शुजा
हैदर वो भी उधर आया करते थे, सिराज भी उधर आता था। तो हमारी एक काफ़ी इधर ना लंबी चौड़ी कभी बैठक हुआ करती थी, हम लोग बैठते थे, म्यूज़िक सुनते थे। तो वहाँ से मेरी दोस्ती सिराज के साथ हुई। तो सिराज को ये दोस्ती करना था, तो उसने कहा कि यार, उससे पहले भी मैंने सिराज की 2 दोस्ती की हैं। एक शायद नबील शौकत ने गाया था और एक पता नहीं किसी और ने गाया था, मुझे याद नहीं है वो कौन सा था वो। तो ये जो दोस्ती बनाया उन्होंने, मैंने बनाया और मैंने डेमो शेयर किया। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि सिराज ने वन गो में जो है ना इस तरह का अप्रूव किया और इस तरह का मुझे वो कोई फीडबैक दिया हो कि अरे वाह शानी भाई कमाल कर nailed it. दिया। ये मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कभी शानी नहीं हुआ। in denial. ये क्या हुआ है? उसके बाद और क्या अच्छा आपने गाया है, तो अब मुझे बताएं इसको गवाना किससे। Wait, seriously? मैंने कहा यार ये अभी तुमने कहा कितना अच्छा आपने गाया है और ये गवाना किससे, क्योंकि उसके जहन में ही नहीं था कि मैं गाऊंगा। सही है। ओह अच्छा सही got it. तो मैंने कहा यार बात सुनो, अब मुझे समझ आ गई। मैंने कहा गाना बन गया, अच्छा ये तो इनको चाहिए ही चाहिए। ये तो ले मैंने कहा भाई ये मैं गाऊंगा वरना मैं नहीं दूंगा। ओए माइक ड्रॉप। मैंने कहा भाई मैं ही गाऊंगा वरना मैं गाना नहीं दे रहा, आप किसी और से करा लो अगर मैं नहीं गाऊंगा तब। तो उस पर वो थोड़ा सा अच्छा उसका कसूर नहीं है, बेसिकली उसके ऊपर प्रोड्यूसर्स का प्रेशर था। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को जो है ना नॉन सिंगर ही चाहिए होता है। तो उसको लग रहा था कि यार ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको बताना, उनको कन्विंस करना कि यार ये शानी ही गाएगा। अब वो अगर वो पूछेंगे कि यार इससे पहले शानी अरशद ने क्या गाया है, तो उसके पास कुछ खास है था नहीं बताने के Portfolio was empty. लिए कि जी शानी अरशद ने हाँ ये म्यूज़िक बनाया है, लेकिन ये नहीं पता कि गायक है। अच्छा मैं अटक गया, मैंने कहा नहीं यार सिराज ये तो मैं नहीं गा रहा कुछ भी हो। खैर वो जब उन्होंने जब आगे उनको गाना सुनाया तो वो भी सोल्ड। उन्होंने कहा यार गाना तो बहुत अच्छा है और इस सिंगर की आवाज़ भी अच्छी है, इसी से गाओ। बस वो और राज़ी उल्फत है जो आज तक मुझे जो है ना तेरे बिन तक और तेरे बिन यहाँ तक लेकर आया। A good turn of events. अच्छा मुझे एक बात बताएं, बीच में बात की म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स की हमने कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स पे एक डर का फैक्टर होता है कि उन्होंने इसी डर की वजह से उन्होंने नो नेम्स के साथ ही जाना है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को लोग सिंगर से ज़्यादा जानने पर लग चुके हैं। सिंगर्स म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ आई वॉन्ट यू टू शेड सम लाइट ऑन दिस। अच्छा आजकल के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के मज़े हैं फुल, क्योंकि आजकल म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को ना बड़े अच्छे आर्टिस्ट बड़े अच्छे सिंगर्स बने कि उन्हें अपने साथ शाना बशाना लेके चल रहे हैं। बिकॉज हमने जब काम शुरू किया था उस वक्त तो हम लोग एल्बम आने के बाद भी ना इनले कार्ड में अपना नाम ढूंढ रहे होते थे कि यार शायद Seriously? नाम लिखा हो मेरा। I mean that's sad. और मैंने इतने सारे काम किए हैं, लेकिन वो इतना काम करने के 15 साल बाद आके मुझे खुद बताना पड़ता है कि यार वो भी मैंने किया है, वो भी मैंने किया है, वो भी मैंने किया है, वो भी मैंने किया है। मैं अभी आपको नाम बताना शुरू करूँगा, आप कहेंगे हैं अच्छा, तो यार ये एक बहुत बुरी बात है कि Exactly. पता ही नहीं है कि यार अफसोस की बात, म्यूजिक अफसोस का प्रोड्यूसर मुकाम ये है। था। ठीक है, आज के दौर में जितने भी नए नए गाने आ रहे हैं, जितने नए म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आपके सामने आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो सिंगर्स बता रहे हैं, वो साथ फीचरिंग करवा रहे हैं उनकी। मतलब आर्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर एक सिंगर होता है। मेरे ख्याल से पहले शायद सिंगर्स की ये थॉट होती थी कि यार मैं तो पेड जॉब करवा रहा हूँ, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, अब मैं इसका नाम क्यों लगाऊँ। मे बी ये हो सकती है बात, लेकिन आज भी म्यूजिक प्रोड्यूसर जो है पैसे ही लेते हैं। जाहिर सी बात है, आटा तो मेकिंग नहीं अ लेते। लाइवलीहुड फॉर देमसेल्व्स। आटे चावल नहीं लेते, पैसे ही लेते शुक्रिया बताने के लिए। पैसे ही लेते हैं, लेकिन उनको आजकल मतलब नाम मिल रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे यंगस्टर्स हैं, उनके दोनों म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, उमैर है जोखे, बहुत उनको हर प्रॉपर तरीके से अपने उस लेवल पर ही, जैसे वो खुद आर्टिस्ट है, इस लेवल पर उनका नाम लेकर आए। तो मैं इस बारे में मतलब इसके लिए मैं उन म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को माशाल्लाह लकी समझता हूँ कि दे आर लकी कि उनके सिंगर्स जो हैं, उनके जो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम हर जगह पे लेते हैं। और क्योंकि अभी आप देखिए बहुत सारे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स नए आए हैं। अब्दुल्ला, यू हर्ड अबाउट अब्दुल्ला सिद्दीकी? या ठीक है, अब आपने अब्दुल्ला सिद्दीकी का नाम क्यों सुना है? क्योंकि वो रिलेटेबल है नाइट जेनजी अवाम के लिए एटलीस्ट। नहीं क्यों? क्योंकि उसका प्रॉपर नाम लिया जा रहा था हर जगह पे। वो एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर है, उसको प्रॉपर क्रेडिट मिल रहा है। यू नो तलाल कुरैशी। या अच्छा आप आज से तलाल कुरैशी को जानते हो? तलाल कुरैशी आज से 15 मेरे ख्याल से 15-20 साल से काम कर रहा है। आई डिड नॉट नो दैट एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता था। नहीं इतने साल से तलाल बहुत पुराना है और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अब उसको प्रॉपर कोक स्टूडियो से और इधर उधर से ज़ाहिर है
क्योंकि अब वो आर्टिस्ट आ चुके हैं जो प्रोड्यूसर्स का नाम अपने साथ लिखते हैं। सही। तो ये आजकल के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स को इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए, इनको आर्टिस्ट इतने अच्छे मिले। मुझे सॉरी आर्टिस्ट अच्छे नहीं मिले थे, बहुत बड़े नाम है, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह, अभी आज भी अगर मैं किसी उस ऐसे आर्टिस्ट का इंटरव्यू या पॉडकास्ट सुनूँ ना, जिसकी पूरी एल्बम मैंने की है, वो आज भी नहीं मेरा नाम लेते हुए नजर आएंगे आपको। अच्छा। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं इंटरव्यूज़, कुछ पॉडकास्ट, उसमें शायद मेरा नाम कहीं एक दफ़ा आया है, और वो पता नहीं किसी वो भी होस्ट ने सवाल किया तो उसको नाम लेना पड़ गया, That was forced, इसका मतलब। वरना उसके अलावा मतलब यार मैं आपके 2 3 एल्बम कर चुका हूँ, आप मेरा नाम ही नहीं ले। Yes, I agree. एक दुखी मकाम है। Unfortunate turn of events. अच्छा सही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम चैनल करते हैं बैक टू वर्ड्स तेरे बिना एंड राजू उल्फती फॉर एग्जांपल। OST जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को 26 एपिसोड्स को कैटर करने के लिए आपने बना लिया। आई नीड टू नो ऑफ योर क्रिएटिव प्रोसेस, क्योंकि गाना डायरेक्शन, ADB एंड राइटिंग अ स्क्रिप्ट, हाँ ये बहुत ही क्रिएटिव इंटेंस काम है। सही। और क्रिएटिविटी इज़ वन थिंग आई बिलीव इज़ ओनली चैनल्ड थ्रू वंस ओन इन इटसेल्फ। बंदा खुद क्रिएटिव होगा तो फिर ही वो अपनी क्रिएटिविटी कहीं पे ला पाएगा। कोई आप पे लाजू ये बात नहीं कर सकता कि आप क्रिएटिव हो, आप कोई कॉन्सेप्ट क्रैक करो। तो मैं आपको क्रिएटिव प्रोसेस अभी जानना चाह रहा हूँ। OST का प्राइमरीली किसी ब्रीफ को एड्रेस करने का। XYZ ब्रांड हैज अप्रोच्ड यू कि सर फॉर एग्जांपल मैंने जिंगल बनाना है, लेट्स कीप इट टू जिंगल ओनली फॉर दिस सही। पॉइंट। मैंने जिंगल बनाना है, दिस इज द ब्रांड, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरी ब्रांड वैल्यूज हैं। अब आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे अच्छा, क्रिएटिवली? मैं आपको मजे की बात बताऊँ, आपने आजकल जाहिर AI आपने यूज़ किया है, बिल्कुल। उस पर आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, ओके। तो समझ लो कि मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है तो मैं उससे कुछ सवाल करता हूँ, जो कि एक किस्म से वो समझने में वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं। ओके। मैं उससे पूछता हूँ कि आपको किस टाइप की चीज़ चाहिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर आती है, कौन सा साउंड आता है। तो क्योंकि मैंने वो सब कुछ करके पिया हुआ है, मेरे अंदर एक AI है। तो आप जो मुझे बताओगे, ये मेरे कुछ सवाल होते हैं, मैं हमेशा वो client से- जेनेरिक से सवाल है। वो जेनेरिक। अच्छा, अब उसमें 2 चीज़ें होती। एक क्लाइंट वो होता है जो वाकई बता रहा होता है आपको कि यार मुझे इस तरह का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक क्लाइंट होता है जो कहता है कि यार मुझे आप जो दिल करे ना। अच्छा, क्रिएटिव लिबर्टी दे दिया। हाँ, क्रिएटिव लिबर्टी दे दी, स्टोरी सुना दी। अभी मैं कल की ही बात करता हूँ, कल मेरे पास एक क्लाइंट आया, मेरे पास वो एक जॉब आई जो मैंने आज रात को देनी थी, मैं कल दूंगा। थैंक यू। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ तक लिबर्टी दे दी कि यार ये लिरिक्स है ना, इनको आप डिस्कार्ड कर दो, ओह, आपके जो दिल में आए ना आप वो बनाओ। और ऐसे करने में मज़ा आता है, हाँ एग्जैक्टली। ऐसे The करने में ज़्यादा। producer gets his, he can put his own flavor to it. हाँ, जब मुझे पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के दे दिया जाए, उस पर भी मैंने काम करना है, लेकिन उस पर 50-50 होता है कि वो अच्छा बने या ना बने। जब मुझे पूरी लिबर्टी दी जाती है तो अब मुझे पता है कि यार इस क्लाइंट को नचाना कैसे है, इस सिंगर को या इस जो भी मेरा क्लाइंट है उसको मैं क्या चीज़ दूंगा तो ये Sold. सोल्ड। तो उसके लिए मुझे 100% लिबर्टी चाहिए। चाहिए होती है बिल्कुल। लेकिन ये काम ऐसा है नहीं। समटाइम ऐसे भी होता है, क्योंकि अगर मैं कहूँ ना यार लिरिक्स दोबारा करने, और नहीं यार हम क्लाइंट से प्रूव करवा चुके हैं, अब हम इसको नहीं हिला सकते, अब हमारी मजबूरी है कि आपको इसी में रहना पड़ेगा। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बात बताएं, व्हाट इज़ योर टेक ऑन मेकिंग अ जिंगल गो वायरल? अगर क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है इसको वायरल लेके जाना, हाँ, तो फिर उसको कैसे एड्रेस करेंगे? उन प्रॉम्प्ट्स को कैसे हिलाएंगे? जेनेरिक क्वेश्चंस कैसे यार, टेलर अच्छा, होते हैं अब मेरे? मज़े की बात बताऊँ, जितने भी मेरी चीज़ें वायरल हुई है ना, जितने मेरे जिंगल्स वायरल हुए हैं, उन सब में मेरे पास 100% लिबर्टी थी। लेट्स गिव क्रेडिट टू वन जिंगल हाँ, जो मैं अभी सुनना भी चाहता हूँ। कौन सा वाला? यू नो दैट रियली और उस पे भी उसकी कहानी सुनाता हूँ, वो मैं बहुत जगह सुना चुका हूँ, आपके पॉडकास्ट में भी इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो एक कमर्शियल था मेरा सर्विस का, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं हारिस कदीर। बिल्कुल जेम ऑफ अ पर्सन, सॉरी। तो उन्होंने ये एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था
और ये पढ़ना था एक न्यूज़ कास्टर ने, वो आप पूरा कमर्शियल देखे आखिर में नहीं, वो निकाल, बिल्कुल, या और मैं भी पहनता हूँ चर्बी शूज़, ठीक है। तो वो एक ये कमर्शियल इस तरह था कि पूरा जो है ना मेहंदी के फंक्शन में माम अनम सनम जैस्मीन और आंटी परवीन, तो इस तरह करके ना ये और विजुअल चल रहा था और इसके पीछे एक टिंग टंग करके एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था। तो अच्छा, मेरा उससे कमर्शियल से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी। अच्छा, हाँ, और क्योंकि म्यूज़िक का उसमें ज़्यादा काम नहीं था, ना, हाँ, डबिंग हो रही exactly. थी, सुबह से ना डबिंग हो रही है, आर्टिस्ट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये हो रहा है। हो ये रहा था कि ये लोग 3-4 अटैम्प्ट उस पर कर चुके थे। न्यूज़ कास्टर उसने पढ़ा, इन्होंने पूरा मिक्स विक्स करके क्लाइंट को भेज दिया। वो कह रहे हैं क्लाइंट को मज़ा नहीं आ रहा था, कह रहे हैं यार फ़नी नहीं लग रहा। उनको चाहिए था फ़नी, उनको फन चाहिए था। उनको फ़न चाहिए था, उनको फ़नी नहीं लग रहा था। ओके, okay. यार फ़नी नहीं लग रहा। अच्छा, मैं उस वक्त जो है ना, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैं लैपटॉप खोल के ना, और कुछ भी नहीं, मतलब सर्फिंग ऐसे ही कर रहा था, और मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है थोड़ी देर। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं गया बाहर। अब मैं हारिस भाई से पूछ भी रहा हूँ, मैंने कहा कि यार क्या मसला है, क्या हो गया? अबे यार क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा यार, पता नहीं, इतने हम लोग आवाज़ें बदल के देख चुके हैं, किसी की आवाज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा। तो अचानक से ना मेरे हाथ में पेपर पकड़ा दिया, यार तू देख इसको, यार कुछ कर इसको। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा मैं क्या करूँ इसको, मतलब मैं कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो हो नहीं। मैंने कहा यार अच्छा उससे करवा लो ना, वो उसकी आवाज़ थोड़ी इस तरह करके इससे करवा लो, ये चल रहा है। अचानक ना इनके मुंह से बात, यार इसको देख, अगर म्यूज़िक में कुछ देख ले यार। तो वहाँ बैठे था, अचानक से ख्याल आया, मैंने कहा यार इसको, मैंने कहा अगर इसको मैं गा दूँ, यही स्क्रिप्ट अगर मैं गा दूँ, यार तू गा सकता है, तू गा दे इसको। तो मैंने ऐसे ही उस वक्त ना बैठे मैंने कहा, ये लिखी हुई थी लाइन, मेहंदी के फंक्शन में माहम अनम सनम, मैंने कहा मेहंदी के फंक्शन में माहम अनम सनम जैस्मीन, अरे यार तू इसको बना दे, तू बना दे इसको। मैंने कहा बना देता हूँ। मैंने कहा मेरी टाइम काम, अब 11 बज रहे हैं अभी, मुझे आज रात तक का टाइम दे दे, मैं सुबह आपको भेजता हूँ। चल ठीक है। वो पूरी रात लगा के मैंने फिर उस वक्त उसका एक पूरा ट्रैक बनाया, और जो इस तरह मैंने ये बीच में ही, मतलब ज़ाहिर है उसे बैठे ऐसे ही स्नैप कर रहा था, तो फिर उसकी पूरी बीट बनाई, और बना के सुबह मैंने उनको भेज दिया, गा के बीच में कट भी रखे कि यार ये वाली बात जो है ना, ये डायलॉग में अच्छी लग रही है, पूरा कर आके मैंने उनको भेजा। इनको उन्होंने आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया, फॉरन कर दिया। और उन्होंने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दिया, और अगली शाम तक अप्रूवल आ गया। उन्होंने कहा सोल्ड, कह रहा है डन एंड डस्टेड। कह रहा है यही चाहिए था। तो उस देखा, मतलब चीज़ क्या बनी, कॉन्सेप्ट क्या था कि एक न्यूज़ कास्टर होगा, वो फ़नी आवाज़ में ख़बरें पढ़ेगा और उसमें ये बात होगी, उसका बन गया पूरा एक उलट ना, एक रात में बिल्कुल, जिंगल बन गया, हाँ, और वो एंड दैट वाज सो अप्रूव हो गया। मैं हैरान इस बात में हूँ कि क्लाइंट, मतलब जाहिर है एक ऐड बनने में पीछे पूरा एक मैसिव क्रू होता है पीछे। क्रू होता है, और कितने लोगों के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल, वो यानी इसका मतलब है कि एक अच्छी चीज़ हो तो वो 2 सेकंड में वो 2 सेकंड में अप्रूव होके वो रिलीज भी हो सकती है। सही, गुड यार। अच्छा मुझे एक बात बताए, इसी से अगर 2 सेकंड में अप्रूव हो गई, एक सर्विस जैसा जिंगल हुआ, हाँ। तेरे बिन जैसा OST हुआ, इफ योर म्यूजिक स्टाइल हैड अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर इट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट एज? यार इनप्रेडिक्टेबल। है ना, एक तरफ जिंगल हंसा दिया, दूसरी तरफ तेरे बिन रुला दिया। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि देयर इज वन साइड ऑफ शानी अरशद व्हिच पीपल डू नॉट नो, हॉरर वाली। यार सर ये क्या स्टोरी है? आई वांट टू नो दैट। मेरा मुझे बचपन से बहुत शौक है हॉरर मूवीज देखना। अच्छा, और उतना ही मुझे डर लगता है, सीरियसली? इतना ही मुझे डर लगता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं अभी एक मूवी देख रहा हूँ और शायद बाहर अकेले पानी पीने न जा सकोगे। होली शिट, इतना ज़्यादा डर है। लेकिन जो उसका, मैं अभी भी कुछ को पता नहीं, कोई एक वीडियो देखता हुआ आ रहा हूँ, अच्छा, कहीं मुझे आ गया लिखा हुआ कि मैंने किसी का थंबनेल पढ़ लिया कि यार कारसाज की दुल्हन। मैंने कहा यार खोल इसको चेक कर। उससे पॉडकास्ट भी किसी ने किया हुआ है, आई रिमेंबर दैट, कारसाज की दुल्हन पे कुछ किया है। उस पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। और मैं मूवीज़ भी जो है ना, पहले नंबर पे मैं हॉरर देखता हूँ, चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं क्राइम सीरीज़ देखता हूँ। अच्छा, क्राइम सीरीज। बचपन से मैं
जी हॉरर शो देखता था। ओह हाँ, वो हाँ, काफी हाँ। चला था बीच में। और पता नहीं इंडिया के जितने भी बने हुए हैं ना, जो आपने भी शायद नहीं देखे होंगे, मैंने तो नहीं देखी। जो चैनल पाकिस्तान में नहीं भी आते ना, उनको भी मैंने इंटरनेट पे सर्च कर करके ना, पहले मैं विकीपीडिया पे सर्च करता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से चैनल कौन कौन सी हॉरर सीरीज़ बना चुके हैं, चाहे वो A क्लास हो, B क्लास हो, C क्लास हो, सब मैंने जो है ना वो देख छोड़ी है। मज़े की बात है कि मेरे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे उन सबको ये शौक लग चुका है, हर वक्त मेरे ऑफिस के अंदर ना बाहर टीवी पे कोई ना कोई हॉरर शो चल रहा हो। वाह गुड लेकिन यार। लेकिन अच्छा, मैंने जब ये हॉरर कास्ट शुरू किया था तो अभी मैंने बंद कर दिया हॉरर कास्ट। अच्छा वो बन गए वो थे? मैंने बंद कर दिया है। कोई ऐसा सीरियस सीन हुआ नहीं था, लेकिन ना मुझे बहुत ना मुझे लगता है मेरे जहन पे ना बहुत चीज़ें सवार हो चुकी है, क्योंकि मैं उन दिनों में ना मैं फैमिली के साथ गया था दुबई। तो जिस रूम में मैं ठहरा हुआ था हुआ कुछ नहीं, लेकिन हल्की सी भी कोई आवाज़ आती थी ना तो मुझे लगता था गेम हो गई है, कोई गेम हो गई। तो मैंने आगे का मैंने कहा भाई ये हॉरर कास्ट बंद करो यार, ये नहीं करेंगे। वो मेंटल हेल्थ पे टोन ले लिया उसने। गुड यार। With that being said, there is one more side, which is the entrepreneur, Shani. The stage is all yours. यार अभी बस कुछ शौक हुआ है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिशों में लगा हूँ मैं, Inshallah, that will work out. क्योंकि देखिए मैं इतने टाइम से ना मैंने म्यूज़िक किया है बहुत अरसे, ठीक है, और जितने अरसे से म्यूज़िक कर रहा हूँ उसके बीच में मुझे और भी चीज़ें देखनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल से मैं बहुत देर से सिर्फ म्यूज़िक कर रहा हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मतलब मैं बचपन से 16-17 की एज से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई एम 43। MashaAllah. तो इतना टाइम मैंने सिर्फ म्यूज़िक को दिया है, मैंने और किसी चीज़ को छेड़ा ही नहीं। तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि यार कुछ साइड पे कुछ, ये नहीं हो रहा कि मैं म्यूज़िक से दूर हो रहा हूँ या म्यूज़िक नहीं हो रहा मुझसे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ साइड पे Good side पर करें बिल्कुल। होना भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने वो अपनी क्लोथिंग लाइन शुरू की है, तो उस पर भी जो है था वो शुरू तो मैंने कर ली है, लेकिन उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ज़्यादा फोकस तो मेरा म्यूज़िक वाले काम पर ही है, तो जो टाइम बचता है तो फिर मैं उस पर I think with that being said, we come towards the end of this episode. The very best wishes towards your business as well, Shani bhai, from the whole crew of our team and from the deepest of wishes from my heart as well. थैंक यू। And thank you for being part of this episode. It really meant a lot. And with that being said, thank you so much, guys, for tuning in as well. As always, make sure to subscribe, and I'll catch you guys in the next one. Till then, take care. Allah Hafiz.